नमस्कार दोस्तों, विजन आरएस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। आज अपन ब्रिटिश ताज का जो शासन है उसके अंतर्गत 1876 का जो शाही उपाधि अधिनियम है वहाँ तक अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन नेक्स्ट देखते आगे 1852 का जो भारत परिषद अधिनियम है उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखो, आज का जो टॉपिक है, मतलब अपना जो टॉपिक चल रहा था वो चल रहा था ब्रिटिश ताज का शासन। और आप सबको पता है कि ब्रिटिश ताज का जो शासन है वो अपन ने देखा था 1858 से लेकर 1947 तक ब्रिटिश ताज का शासन रहा था। इसके अंतर्गत अपन 1876 के शाही उपाधि अधिनियम तक पढ़ लिया था। आज अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1852 का भारत परिषद अधिनियम। भारत परिषद अधिनियम, इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं आज। 1852 का भारत परिषद अधिनियम। तो देखो, 1852 का जो भारत परिषद अधिनियम है इसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है, तो अपन चर्चा करेंगे इसकी विशेषताओं के बारे में। विशेषताएं, तो इसकी पहली जो विशेषता है वो अपन बात करते हैं कि भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। वो कौन से अधिनियम के तहत की गई थी? 1852 के भारत परिषद अधिनियम तक। मेन बात यही है, भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, जिसको परोक्ष प्रणाली भी बोल सकते हैं। परोक्ष प्रणाली, कई बार ऐसे भी दे देता है परोक्ष प्रणाली। तो भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। प्रणाली की शुरुआत की, तो याद रखना है, आपको प्रश्न पूछ सकता है कि कौन से अधिनियम के तहत भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। तो आपको बताना है 1852 का भारत परिषद अधिनियम है, इसके तहत पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या की गई? शुरुआत की गई। नंबर 2 विशेषता क्या हो सकती है इसकी? नंबर 2 विशेषता में अगर अपन चर्चा करें तो जो केंद्रीय विधान परिषद है, केंद्रीय विधान परिषद, जो केंद्रीय विधान परिषद है, इस केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई। तो केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 16 व न्यूनतम 10 की जा सकती है। याद रखना इस चीज को कि पहले जो केंद्रीय विधान परिषद है उसमें संख्या कम थी, लेकिन इस अधिनियम के तहत क्या किया गया कि जो केंद्रीय विधान परिषद है, इस केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 16 और कम से कम कितनी की जा सकती है? 10 की जा सकती है। यह बात किसकी हो रही है? केंद्रीय विधान परिषद। इसके अलावा जो 3 नंबर की विशेषता है वो क्या है कि एक तो बंबई प्रांत, उस समय 11 प्रांत हुआ करते थे भारत में, तो बंबई, मद्रास व बंगाल। बात 3 प्रांतों की कर रहा हूं मैं, बंबई, मद्रास और बंगाल की प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 20 व न्यूनतम 8 की जा सकती है। मतलब ये तो हो गई केंद्रीय विधान परिषद, और ये हो गई 3 प्रांतों की बात, बंबई, मद्रास और बंगाल। यहां की जो प्रांतीय विधान परिषद है उनकी सदस्य संख्या में भी विस्तार किया गया। क्या किया गया कि अधिकतम इसमें 20 सदस्य हो सकते हैं और कम से कम इन विधान परिषदों में कितने हो सकते हैं? 8 सदस्य हो सकते हैं। नंबर 4 विशेषता, उत्तरी पश्चिमी जो सीमा प्रांत था, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत, उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत की विधान परिषद की सदस्य संख्या
15 निर्धारित की। कितनी की? 15 निर्धारित की। तो उत्तरी पश्चिमी जो सीमा प्रांत है उस विधान परिषद की सदस्य संख्या वहाँ की कितनी निर्धारित की? 15 निर्धारित की। ठीक है। 5वें नंबर की जो इसकी विशेषता है वो क्या है? जो विधानमंडल है उस विधानमंडल में जो गैर सरकारी सदस्य थे, गैर सरकारी सदस्यों को सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। ठीक है। तो विधानमंडल है, इस विधानमंडल में गैर सरकारी सदस्य, देखो दो सदस्य हुआ करते थे, सरकारी और गैर सरकारी। तो सरकारी तो अंग्रेज हुआ करते थे, गैर सरकारी यहाँ भारतीय जो सदस्य होते थे वो होते थे यहाँ भारत के लोग। तो विधानमंडल में गैर सरकारी सदस्यों को इस अधिनियम के तहत सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने का अधिकार मिला। प्लस और क्या किया? बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया। बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया। लेकिन मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। इस चीज को आपको अच्छी तरीके से याद रखनी है कि इधर जो विधानमंडल है उस विधानमंडल में गैर सरकारी सदस्यों को सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और बजट पर विचार विमर्श करने का अधिकार दिया गया, लेकिन उनको क्या नहीं दिया गया? मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। जब बजट पर अंतिम रूप से मत पड़ेंगे उसके बाद में वो पारित होगा, तो मत देने का इनको अधिकार नहीं था और बाकी का उन पर विचार विमर्श कर सकते हैं, चर्चा कर सकते हैं। प्लस सदन में वो सीमित मात्रा में प्रश्न पूछ सकते हैं। वहाँ प्रश्न पूछने का भी उनको सीमित बताया गया कि सीमित मात्रा में ही वो प्रश्न पूछेंगे साहब। ठीक है। ये 5 विशेषताएं अपन इसमें देखते हैं। एक बार फिर से अपन इसको दोहरा लेते हैं। 1852 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसकी विशेषताओं में अगर अपन चर्चा करें तो इसकी पहली विशेषता थी कि भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा हुआ भी है कि भारत में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम में हुई थी? तो 1852 का भारत परिषद अधिनियम में पहली बार अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली की क्या की गई थी? शुरुआत की गई थी। केंद्रीय विधान परिषद के सदस्यों की संख्या बढ़ाकर अधिकतम 16 और कम से कम कितनी निर्धारित की? 10। कि ज्यादा से ज्यादा 16 हो सकते हैं, कम से कम कितने हो सकते हैं? केंद्रीय विधान परिषद में सदस्यों की संख्या 10 हो सकती है। नंबर 3, बंबई, मद्रास और बंगाल जो 11 प्रांत हुआ करते थे उसमें बंबई, मद्रास और बंगाल की जो प्रांतीय विधान परिषद है वहां की सदस्य संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 20 और न्यूनतम कितनी की गई? 8। कि ज्यादा से ज्यादा 20 हो सकते हैं और कम से कम कितने हो सकते हैं? 8 हो सकते हैं। अगली चौथी जो विशेषता है इसमें कि उत्तरी पश्चिमी सीमा प्रांत था उसकी विधान परिषद की सदस्य संख्या को कितना निर्धारित किया? 15। कि इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं? 15 हो सकते हैं। और 5वीं जो विशेषता अपन ने पढ़ी कि विधानमंडल में गैर सरकारी सदस्यों को सीमित मात्रा में प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया और बजट पर विचार विमर्श करने का क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। लेकिन इनको क्या अधिकार नहीं दिया गया? मत देने का अधिकार नहीं दिया गया। और मेन यही अधिकार है जो इनको नहीं दिया गया। क्लियर? अगली बात करते हैं। अगली विशेषता अपन इसकी देखें 6 नंबर पे। 6वीं नंबर की विशेषता अपन मानते हैं इसी अधिनियम से भारत में प्रतिनिधि शासन की क्या रखी गई थी? नींव डाली गई थी। मतलब इसी अधिनियम से भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत मानी जाती है। यह आपको याद रखना है कि कौन से अधिनियम से भारत में प्रतिनिधि शासन की शुरुआत मानी जाती है। तो आपको बताना 1852 के भारत परिषद अधिनियम से भारत में प्रतिनिधि शासन की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। 6 विशेषताएं आपको 1852 के भारत परिषद अधिनियम में आपको याद रखना है। इसमें इसके बारे में एक चीज आपको और याद रखना है, नीचे नोट लगा के। एक व्यक्ति थे, उसके नाम थे सुरेंद्रनाथ बनर्जी। उसका नाम क्या था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने
इस अधिनियम से भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत मानी। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बनता है, यहाँ से आपको याद रखना है कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की जो शुरुआत है वो कौन से अधिनियम से मानी थी? तो 1852 वाला जो भारत परिषद अधिनियम है, इससे मानी जाती है भारत में संसदीय शासन व्यवस्था की शुरुआत। और ये बात किसने कही थी? ये बात सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने की थी। ये अपना 1852 का भारत परिषद अधिनियम कंप्लीट हो जाता है। अब नेक्स्ट जो अधिनियम अपन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको लॉर्ड मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। तो नेक्स्ट अपन अधिनियम की चर्चा करते हैं। अगला अधिनियम अपन पढ़ रहे हैं तो वो है 1909 का भारत परिषद अधिनियम। इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको देखो किस नाम से भी जानते हैं? इसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं इसको। क्यों? देखो, इस समय ये जो लॉर्ड मार्ले था ये तो था भारत सचिव, इस समय ये क्या था? भारत सचिव था। और ये जो लॉर्ड मिंटो था ये इस समय क्या था? वाइसराय था साहब। क्या था? वाइसराय था। इस बात को भी आपको याद रखना है। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को किस नाम से भी जानते हैं? मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इस समय भारत में लॉर्ड मार्ले भारत सचिव थे और लॉर्ड मिंटो इस समय क्या थे? वाइसराय हुआ करते थे। एक समिति थी, उसका नाम था सर अरुंडेल समिति। सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इस अधिनियम को क्या किया गया? पारित किया गया। तो यह भी आपको याद रखना है। सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर पारित किया गया। याद रखना इस चीज को। 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है, इसको कौन सी समिति की सिफारिश पर पारित किया गया? सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर इसको क्या किया गया? पारित किया गया। इसकी विशेषताएं पढ़े तो 1909 के भारत परिषद अधिनियम की विशेषताओं के बारे में अगर चर्चा करें अपन, तो सबसे पहली विशेषता अपने को याद रखनी है। इससे पहले वाले अधिनियम में अपने पढ़ा था कि जो केंद्रीय विधान परिषद है उसकी अधिकतम सदस्य संख्या 16 थी। अधिकतम सदस्य संख्या उसकी 16 हुआ करती थी, ठीक है। और कम से कम कितनी थी? 20 थी। तो अब केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में वृद्धि की गई और उसकी सदस्य संख्या को बढ़ाकर अधिकतम 69 किया गया। तो पहली विशेषता, केंद्रीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में विस्तार करके अधिकतम सदस्य संख्या 69 की। कितनी की गई? 69 की गई। देखो, इसमें केंद्रीय विधान परिषद में 1852 वाला अधिनियम पड़ा था, उसमें अधिकतम 16 थी। अब इसमें विस्तार कर दिया गया है। विस्तार करके इनकी सदस्य संख्या अधिकतम कितनी कर दी गई? 69 कर दी गई। अगली बात करते हैं, नंबर 2 विशेषता इसकी, जो प्रांतीय विधान परिषद हुआ करती थी, प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या, प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में भी विस्तार किया गया।
प्रांतीय जो विधान परिषद थी, उस प्रांतीय विधान परिषद की सदस्य संख्या में भी क्या किया गया, विस्तार किया गया। पहले प्रांतीय विधान परिषदों की अधिकतम सदस्य संख्या 20 हुआ करती थी, अब इसमें भी क्या कर दी गई, वृद्धि कर दी गई, 20 से बढ़ाकर 60 तक कर दिया गया। इसमें प्रांतीय विधान परिषदों में आप 60 तक सदस्य हो सकते हैं, ये इसी अधिनियम के तहत की गई। नंबर 3 विशेषता और बहुत ही मोस्ट विशेषता है कि कौन से अधिनियम में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, तो 1909 के अधिनियम में भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। और सबसे पहले सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली भारत में जो शुरुआत की गई थी वो मुसलमानों के लिए की गई थी। तो याद रखना है, सबसे पहले लिखने की जरूरत ही नहीं, आपको अपने यहां से बताना है। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई। ठीक है, याद रखना इस चीज को। मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई, कौन से अधिनियम से की गई, 1909 के भारत परिषद अधिनियम से की गई। ठीक है, याद रखना इस चीज को कि कौन से अधिनियम से मानते हैं, आपको पता है कि कौन से अधिनियम से भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत हुई थी, तो 1909 के अधिनियम से भारत में सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन। एक चीज आपको ध्यान रखना कि पहली बार भारत में गवर्नर जो जनरल हुआ करता था, जिसको बाद में वाइसराय किया गया, उसकी सहायता के लिए कार्यकारी परिषद हुआ करती थी। उसमें साहब कार्यकारी परिषद में पूरे के पूरे सदस्य सरकारी हुआ करते थे, मतलब अंग्रेज हुआ करते थे। लेकिन अब इसमें इस अधिनियम के तहत पहली बार जो कार्यकारी परिषद है, उस कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। मतलब अगर मैं चर्चा करूं तो गैर सरकारी सदस्यों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। और इसके अलावा जो भारत परिषद हुआ करता था, जो साहब अपन ने पहले पढ़ा था, उस भारत परिषद में भी कंप्लीट पहले अंग्रेज हुआ करते थे। लेकिन अब भारत परिषद जो है, उस भारत परिषद में भी क्या किया गया, भारतीय सदस्यों के उसमें क्या किया, शामिल किया गया। तो ये दो बातें आपको विशेष तौर से याद रखनी है। तो चौथी जो विशेषता है वो क्या है, पहली बार भारत परिषद व कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया। भारतीय सदस्यों को भी शामिल किया गया। तो पहली बार भारत परिषद व कार्यकारी परिषद में भारतीय सदस्यों को भी क्या किया गया, शामिल किया गया। ठीक है, याद रखना इस चीज को। तो भारत परिषद और कार्यकारी परिषद, तो याद रखना है इस भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य कौन थे। तो इस भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय, तो मैं यहां पे नोट लगा के नीचे लिख सकता हूं, भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य। ठीक है, भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय सदस्य, तो आपको याद रखना है दो है साहब। नंबर 1 केसी गुप्ता और नंबर 2 सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो याद रखना है केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी दो भारतीय तो जो पहली बार भारत परिषद में क्या हुए थे, नियुक्त हुए थे। तो भारत परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्राम। क्लियर, याद रखना इस चीज को। नंबर 5 जो विशेषता इससे बनती है वो आपको याद रखना है,
विश्वविद्यालयों व जमींदारों के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। अलग से प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई। इसी अधिनियम में क्या हुआ भाई, जो विश्वविद्यालय के कर्मचारी हुआ करते थे वो, और जो जमींदार लोग हुआ करते थे वो, तो विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व की क्या की गई, शुरुआत की गई। कौन से अधिनियम से की गई? 1909 के अधिनियम से। तो भाई अपने को ये 5 विशेषता याद रखनी है। इसमें पहली विशेषता एक बार दोहरान कर लेते हैं अपन। 1909 का भारत परिषद अधिनियम, इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इस समय भारत में लॉर्ड मार्ले भारत सचिव हुआ करते थे और लॉर्ड मिंटो वाइसराय हुआ करते थे। इन दोनों के प्रयास से 1909 का भारत परिषद अधिनियम बनाया गया। इस कारण इसको मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। और कौन सी समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम लाया गया था? सर अरुंडेल समिति की सिफारिश पर यह अधिनियम लाया गया था। इस अधिनियम में क्या क्या व्यवस्थाएं की गई थी तो उसके अपन देखते हैं। तो विशेषता नंबर 1, जो केंद्रीय विधान परिषद है उसकी सदस्य संख्या में विस्तार करके अधिकतम इसकी सदस्य संख्या कितनी निर्धारित की गई? 69 निर्धारित की गई। नंबर 2 विशेषता, प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या में भी क्या की गई? विस्तार की गई। प्रांतीय विधान परिषदों की सदस्य संख्या पहले अधिकतम 20 हुआ करती थी, लेकिन अब यहां पर बढ़ाकर इसको 60 कर दिया गया। नंबर 3 विशेषता, मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की क्या की गई? शुरुआत की गई। बहुत ही मोस्ट, यहां से क्वेश्चन यहां से ही पड़ता है ज्यादातर। 3 नंबर की विशेषता आपको विशेष याद रखनी है कि पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कौन से अधिनियम से हुई? 1909। और सबसे पहले किसके लिए हुई है? मुस्लिमों के लिए हुई थी साहब। दूसरी बात करते हैं नंबर 4, पहली बार भारत परिषद और जो कार्यकारी परिषद हुआ करती थी उसमें भारतीय सदस्यों को भी क्या किया गया? शामिल किया गया। और भारत परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय जो सदस्य थे वो थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। नंबर 5 जो विशेषता है वो क्या है? विश्वविद्यालय और जमींदारों के लिए भी अलग से प्रतिनिधित्व की शुरुआत की गई थी इसी अधिनियम के तहत। ये 5 विशेषताएं आपको याद रखनी है। अब इससे कुछ फैक्ट है, वो फैक्ट आपको याद रखना है 1909 के अधिनियम से। नंबर 1 बात करते हैं इसमें, 1909 के अधिनियम से ये मानते हैं कि भारत में अंग्रेजों की जो फूट डालो और राज करो की जो नीति थी, अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की जो नीति है वो कौन से अधिनियम से स्पष्ट होती है? 1909 के अधिनियम से स्पष्ट होती है। याद रखना है इस चीज को कि अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो की नीति कौन से अधिनियम से स्पष्ट होती है? 1909 के भारत परिषद अधिनियम से। बोलो क्यों? अरे फूट डालो राज करो, यहां पे देखो मुसलमानों के लिए अलग से प्रतिनिधित्व सांप्रदाय निर्वाचन प्रणाली शुरुआत कर दी, तो साहब इनमें आके भारत के लोगों में फूट डालो, इनको अलग अलग करो और अपन यहाँ पे राज करो। ये इनकी एक नीति थी। तो ये इसी अधिनियम से क्या होती है? स्पष्ट होती है। मतलब ये सांप्रदायिक जो निर्वाचन प्रणाली हुआ करती थी वहां पर मुसलमान ही तो वोट दे सकते थे और मुसलमान ही क्या लड़ते थे? चुनाव लड़ने का अधिकार था। मुसलमानों को वोट देने का अधिकार था और मुस्लिम ही वहां पर क्या करते थे? चुनाव लड़ सकते थे। इनका एक एरिया फिक्स रखा कि यहाँ पर मुसलमान ही चुनाव लड़ेंगे, यही यहाँ पर खड़े होंगे। यह होती है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली। ठीक है ना, याद रखना। लेकिन आजकल वाली जो व्यवस्था है आरक्षण वाली, देखो आरक्षण में और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में बहुत अंतर है। सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में तो यह होता है कि वहां पर जैसे सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली में मुस्लिमों को शामिल किया तो मुसलमान ही खड़े होंगे, चुनाव लड़ेंगे और वही लोग मुसलमान ही वहां के वोट देंगे। अगर कोई है वहां पर तो न तो वोट दे सकते हैं न चुनाव लड़ सकते हैं। और आरक्षण में क्या होता है? जो आरक्षित सीट आपने देखी होगी जो आजकल व्यवस्था चल रही है, इसमें क्या होता है कि जिसे एसटी के लिए कोई आरक्षित है तो वहां पे एसटी का कैंडिडेट खड़ा होगा। खड़ा तो एसटी का ही होगा लेकिन वोट सभी देंगे। वहां पर एसटी के अलावा एससी के है, ओबीसी के है, जनरल के भी अगर कोई लोग वहां पर रह रहे हैं तो वो भी वोट देंगे। यह होती है आरक्षित। और यह होता है सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जिसमें केवल वही खड़े होंगे और वही वोट देंगे। ये इसमें अंतर है, थोड़ा सा आपको याद रखना। तो याद रखना है कि भारत में फूट डालो और राज करो की जो नीति है वो कौन से अधिनियम से स्पष्ट होती है? 1909 के अधिनियम से। पहला फैक्ट। दूसरा फैक्ट यहां से क्या बन सकता है? एक मजूमदार हुआ करते थे, उस मजूमदार एक व्यक्ति ने इस अधिनियम के बारे में क्या कहा था कि ये चांदनी के क्या है? प्रकाश। इसको किसकी संज्ञा दी है? चांदनी का प्रकाश। चांदनी का प्रकाश मतलब चंद्रमा का प्रकाश।
कि ये कितना सा है कि जितना सा चंद्रमा का कितना प्रकाश होता है उतना सा प्रकाश डाला गया भारतीय लोगों पर यहाँ पर। तो इसको बताया कि ये चंद्रमा की चांदनी है, मतलब चंद्रमा की चांदनी, ठीक है, या चंद्रमा का प्रकाश, इतना सा इसको बताया कि 1909 का जो अधिनियम है वो हमारे लिए एक चंद्रमा की क्या है, चांदनी के समान है। इसके समान इसको संज्ञा दी है। किसने दी है? मजूमदार ने, मजूमदार ने। और एक हमारे संविधान सभा के एक सदस्य और हुआ करते थे, उसका नाम था के.एम. मुंशी। के.एम. मुंशी ने इस अधिनियम की आलोचना की है। के.एम. मुंशी ने यह कहा कि ये 1909 का जो भारत परिषद अधिनियम है ये बनाकर अंग्रेजों ने हमारे उभरते हुए प्रजातंत्र को क्या कर दिया, मार डाला। उभरते हुए प्रजातंत्र को क्या किया, मार डाला, प्रजातंत्र को मार डाला। ये बात किसने की? के.एम. मुंशी ने। 1909 के अधिनियम बनाकर अंग्रेजों ने हमारे उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला, ये बात के.एम. मुंशी ने कही है। और सर्वस्व नाश वाला एक्ट भी कहा गया है, और ये कहा है गांधी जी ने। गांधी जी ने 1909 के अधिनियम को क्या कहा है? सर्वस्व नाश वाला एक्ट, सर्वस्व नाश वाला एक्ट, ये गांधी जी ने कहा है इसके बारे में। तो 1909 वाले अधिनियम के बारे में 3 बातें आपको याद रखनी है। नंबर 1 बात करते हैं, मजूमदार ने इस एक्ट के बारे में क्या कहा कि ये चंद्रमा की चांदनी के समान संज्ञा दी है, कि ये चंद्रमा की क्या है, एक चांदनी है। के.एम. मुंशी ने क्या कहा कि 1909 का एक्ट बनाकर अंग्रेजों ने हमारे उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला। और उसके बाद में गांधी जी ने इस एक्ट के बारे में क्या कहा कि सर्वस्व नाश वाला ये क्या था, एक एक्ट था। हमारे एक पूरे जो सब लोग हम एक थे, हिंदू मुसलमान सभी, तो इन्होंने क्या किया, ये एक्ट बनाकर मुसलमानों को हमारे से अलग किया है। तो ये हमारे लिए एक माइनस पॉइंट है इस एक्ट के लिए। इस कारण इन्होंने आलोचना की है। जो 3-4 जो सदस्य हैं इन सभी ने क्या की है, आलोचना की है 1909 वाले भारत परिषद अधिनियम के बारे में। तो ये हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम कंप्लीट हो जाता है। अब अपन नेक्स्ट एक्ट पढ़ेंगे, और वो पढ़ेंगे अपन 1909 का भारत शासन अधिनियम, जो नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे।